मेरे प्यार तो आप भी एग्ज़ाम अगर देने वाले हैं 2027 में बिहार बोर्ड का, और आपका सपना है कि सर जी मेरा साइंस में एकदम टारगेट है 100 में 100 लाने के लिए, तो आप मेरे प्यार तो बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। बस हम आपको जो करवा रहे हैं मेरे प्यार तो कर लीजिए। देखिए ये हमारे द्वारा बनाया गया नोट्स है। चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे, बायोलॉजी चैप्टर 2, साइंस का मेरे प्यार तो बायोलॉजी चैप्टर 2 जिसका नाम है श्वसन। इससे पहले हम लोग जय प्रक्रम कंप्लीट कर लिए, ठीक है। देखिए ये पेड ग्रुप वाला मेरे पास तो नोट्स है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी हमारे पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए हम बना दिए हैं ताकि मेरे पास तो वो देख देख के अपना नोट्स एक तैयार कर लेंगे। अब बस इसी को पढ़ना है और इसी को पढ़िएगा। मेरे पास तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बोलिए सर जी साइंस में 100 में 100 आता है, तो हमारा मेरे पास तो एक बच्चा लेके आए हैं, और मेरा खुद मेरे पास तो 93 नंबर साइंस में है, और इस बार तो बहुत ज़्यादा मतलब 90 प्लस तो आपका फिक्स ही है, लेकिन 100 में 100 भी आता है, बस विश्वास कीजिए, ठीक है। अब नहीं मेरे पास तो वो अपलोड भी है, मार्कशीट जो होता है ना यूट्यूब पर अपलोड है। तो चलिए पास तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि श्वसन क्या है। जैसे मेरे पास तो हम लोग जनन जाने थे, वैसे ही जानते हैं श्वसन। श्वसन का मतलब सिंपल मेरे पास तो सांस लेना। सांस आप ले रहे हैं ना जी, वही एक तरह से श्वसन है। अब उसी को देखें मेरे पास तो हम लोग पढ़ लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। इतना तो सभी को पता होगा कि सर जी सांस हम लोग लेते हैं तो सांस के रूप में कौन सा गैस को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को, याद है? हाँ सर जी, तो इतना तो लिख लीजिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग किया जाता है। ये भी आपको पता है कि हम लोग कौन सा गैस बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रहण किया गया ऑक्सीजन, जो मेरे पास तो हम शरीर में ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, भोजन से प्राप्त ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का मेरे पास तो निर्माण करता है। सिंपल देखिए एक बार फिर से हम बता दिए, आपको सिंपल याद कर लेना कि वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग किया जाता है। यहाँ तक तो सबको याद हो जाएगा। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करते हैं, ठीक है। जो ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन मेरे पास तो वो शरीर में भोजन से प्राप्त ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी ऊर्जा का नाम निर्माण करता है। अब देखिए एटीपी क्या है, एग्जाम में आपसे 1 नंबर में पूछ लेगा कि एटीपी का मतलब प्रयास तो क्या होता है। तो सिंपल याद रखना है, एडोनोसिन ट्राईफास्फेट। एडोनोसिन ट्राईफास्फेट, एटीपी का पूरा नाम क्या होगा, एडोनोसिन ट्राईफास्फेट, और यही मेरे पास तो ऊर्जा के रूप में काम करता है। अब देखिए जानेंगे श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है वायवीय श्वसन, जिसको हम लोग ऑक्सी श्वसन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा मेरे पास तो अवायवीय श्वसन, जिसे हम लोग अनऑक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। बोलिए सर जी ये क्या है, तो एग्जाम में कभी कभी आपसे ऑक्सी श्वसन अनऑक्सी श्वसन पूछ देगा, नहीं तो वायवीय और अवायवीय, मतलब एक व्यक्ति का 2 नाम है, ठीक है। आपका भी 2 नाम होगा, एक घर का और एक बाहर दोस्त वाला। चलिए देखिए अब जानते हैं हम लोग वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है। वैसी रासायनिक क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होगा, मतलब मेरे पास तो ऑक्सीजन रहेगा ना तब ये होगा। आप जैसे बोलिएगा सर जी, जैसे उदाहरण, जैसे मेरे पास तो आग आपको लगाना है, तो हम लोग चेक करते हैं, देखते होंगे मेरे पास तो कल कारखाना में ना, जहाँ से मतलब बहुत सारा चीज़ निकाला जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा चेक करने के लिए आग लगाया जाता है। अगर मेरे पास तो आग लग जाता है तो ऑक्सीजन है, आग नहीं लगा तो ऑक्सीजन नहीं है। तो सिंपल समझिएगा कि वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होगा, उसी को हम लोग वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन, देखिए नाम भी है ऑक्सी श्वसन, यानी ऑक्सीजन होना चाहिए। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग अवायवीय श्वसन पे, यानी मेरे पास तो नाम ही है अनऑक्सी श्वसन। तो सर जी ये तो याद हो गया, बहुत सिंपल है। वैसी रासायनिक क्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। देखिए मेरे पास तो इतना आपको पता हो गया कि श्वसन किसे कहते हैं। फिर ऑक्सी श्वसन, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक वायवीय और एक अवायवीय। दोनों आपको पता चल गया। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो वायवीय, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति रहेगा वहाँ मेरे पास तो अवायवीय। क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये VVIV है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताएं। तो जब भी आपसे मेरे पास तो अंतर वाला क्वेश्चन रहे ना, तो आपको डिवाइड करके लिखना है। कैसे लिखिएगा, देखिए लिखना है कि वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड वायवीय श्वसन, यहाँ पे गलत वायवीय लिखा हुआ है, और एक साइड मेरे पास तो अवायवीय श्वसन, ये आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत है, वायवीय ऐसे होगा। चलिए मेरे पास तो देखिए अब समझिएगा, वायवीय श्वसन में यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। अभी बताए थे ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। बहुत अच्छा सर जी, इतना तो याद हो गया हर बच्चा को। अब बस यही लिखना है, विश्वास कीजिए पूरे मेरे पास तो भारतीय भवन का निचोड़ है, ठीक ना। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, बुक वाला भी उठा लीजिएगा। देखिए इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ठीक है। इसका संपूर्ण क्रिया में पास तो कोशिका द्रव में ही होता है, ये याद रखना है।
तीसरा मेरे पास तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, पूर्ण मतलब मेरे पास तो टोटल समाप्त, आंशिक मतलब कुछ बच जाता है। इसमें ऊर्जा का अधिक प्राप्ति होता है, इसमें प्रयास तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक प्राप्ति होगा, जबकि अवायवीय में क्या होगा, इसमें ऊर्जा कम मात्रा में प्राप्ति होता है। बस यही चारों आपको लिख लेना है, इसी पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आप देखिए प्रयास तो ये एक नोट है जो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव 100% कंफर्म है, बिहार बोर्ड के द्वारा प्रयास तो कई बार पूछा गया है। जैसे देखिए, जब कोई व्यक्ति कुछ समय तक दौड़ता है या लंबे समय तक कोई कार्य करता है, आप भी मेरे पास तो लंबे समय तक खेत में काम करिए, कुदार चलाइए तो हाथ में दर्द हो जाएगा, लंबे समय तक दौड़िए तो आपको पैर में दर्द हो जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति कुछ समय तक दौड़ता है या लंबे समय तक कार्य करता है तो उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। सही बात है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो उनके मांसपेशियों में प्रयास तो अनॉक्सी श्वसन होने लगता है। अनॉक्सी श्वसन मतलब समझे ना, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक अम्ल का स्राव होने लगता है, जिससे व्यक्तियों के शरीर में रक्त परिसंचरण की क्रिया सही तरीके से नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और मांसपेशियों में क्रैम्प यानी दर्द में प्रयास तो होने लगता है। इतना कहने के मतलब प्रयास तो मोटा मोटी आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि जब कोई व्यक्ति कुछ समय लंबे तक दौड़ता है तो उसके भाई शरीर में दर्द क्यों होने लगता है, सिंपल समझिएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण शरीर में अनॉक्सी श्वसन क्रिया होने लगता है, जिसके कारण प्रयास तो लैक्टिक अम्ल निर्माण हो जाता है और दही में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो बोलिए यार सर जी हम खाते काहे हैं दही तो अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, मानव शरीर में कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। देखिए, मानव शरीर के कोशिकीय ईंधन में प्रयास तो ग्लूकोज को कहते हैं, ग्लूकोज, इसका सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का। किण्वन, अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है किण्वन, यहाँ से भी याद रखिएगा। पायरोवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित हो जाता है। बोलिए सर जी कैसे याद करें, बहुत सिंपल है। पायरोवेट जो है मेरे पास तो उसको ऑक्सीजन मिलता है ना, तो वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन मिलेगा तो नहीं, ऑक्सीजन के देखिए क्या लिखा है, अनुपस्थिति में एथेनॉल, जो दारू उरू देखते होंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड में प्रयास तो परिवर्तित हो जाता है। सिंपल याद रखना है कि पायरोवेट है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यह क्रिया किण्वन कहलाती है, और जो ईस्ट में होता है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ भी ईस्ट मिले ना किण्वन लगा दीजिएगा, सिंपल समझिए। देखिए प्रयास तो बार बार हम बोल रहे हैं, हम आपको एकदम पढ़ा रहे हैं एकदम ईजी तरीका से, इतना सिंपल भाषा में आपको नहीं मिलने वाला है। आप कहीं भी देख लीजिए, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखिएगा प्रयास तो 2-2 4-4 घंटा लगा देंगे और बहुत से बहुत मतलब एक चैप्टर 2 का मतलब मत पूछिए, हम थोड़ा कम टाइम लेंगे और बहुत ईजी तरीका में हम आपको बता रहे हैं जो याद भी हो जाए। ठीक ना, सिंपल समझिएगा। किण्वन क्या है, पायरोवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और यह क्रिया किण्वन कहलाती है। किण्वन किस में होता है, ईस्ट में हो पाया जाता है। चलिए, अब देखिए पौधों में श्वसन या गैसों का विनिमय किस प्रकार से होता है, तो विसरण द्वारा। ये सब ऑब्जेक्टिव है जो काम देगा। पौधों में श्वसन या गैसों का आदान प्रदान, सुनने होंगे प्रयास तो पौधा भाई क्या है, सजीव है, तो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्रों द्वारा। देखिए क्या क्या थोड़ा सा याद रखिए, गैसों का विनिमय पूछे तो विसरण, और अब गैसों का आदान प्रदान पूछेगा, ठीक ना, तो याद रखिएगा रंध्रों द्वारा। चलिए, जंतुओं में कितने प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, तो जंतुओं में प्रयास तो 3 प्रकार के। कौन कौन जी, श्वास नली, गिल्स और फेफड़ा। अब देखिए श्वास नली में प्रयास तो श्वास नली से कौन कौन सा सांस लेता है, ट्रैकिया द्वारा हो गया श्वसन की, कीट हो गया, स्थलीय कीट में होता है ये सब। मतलब सिंपल कहने का मेरे प्रयास तो, जैसे आपसे पूछ देगा टिड्डा, टिड्डा का मेरे प्रयास तो किससे सांस लेता है, तो श्वास नली से। ठीक है, तेलचट्टा से। चलिए, तेलचट्टा हो गया। गिल्स के बारे में जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा, गिल्स क्या है सर जी, गिल्स किसे बोलते हैं, तो मछली के पास तो गलफरा देखे ना, उसी को गिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो गिल्स मछलियों का श्वसन अंग है। मछली में गिल्स एक चपेटी थैली में होता है जिसे गिल्स कोष्ठ कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एग्जाम में कि गिल्स कोष्ठ क्या है, तो बोलिएगा गिल्स मेरे पास तो मछलियों के श्वसन अंग है, जो मछली में गिल्स एक चपेटी थैली का होता है जिसे मेरे पास तो गिल्स कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक गिल्स कोष्ठ में कई गिल्स पट्टिकाएँ होती है, देखे होंगे ऐसे धार धार से लाल लाल बना हुआ रहता है। ठीक है, यानी सिंपल आपको यहाँ से याद रखना है, पूछेगा कि मछली के श्वसन अंग क्या है, तो गिल्स या गलफड़ा, गिल्स या गलफड़ा। बस गलफड़ा तो सबको याद रहता है, गिल्स भुला जाते हैं। मानव में कितने प्रकार के श्वसन अंग हैं, हम लोग जो है मेरे पास तो कितने प्रकार से सांस ले सकते हैं, तो मानव में श्वसन 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जितना भी मेरे पास तो ऐसे भी जो बच्चा देते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं। नासिका छिद्र, ठीक है, नाक के छेद होता है, स्वयंत्र, एक श्वास नली जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, श्वास नली को ही ट्रैकिया बोलते हैं, एक फेफड़ा जिसको लंग्स बोलते हैं। ठीक ना,
याद रखिएगा। यही चारों हैं प्रयास, तो नासिका क्षेत्र, स्वयं, श्वास नली, फेफड़ा। अब आते हैं काछी। काछी क्या है सर जी? तो देखिए प्रयास, तो कभी कभी हम लोग नाक से गंदगी निकालते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम बुला रहे हैं अरे नकटी ठीक है, बहुत सारा देखे ना, नकटी निकाल के दोस्तों पर बीक देते हैं हम लोग मज़े के लिए। तो उसी को काची एक तरह से समझिएगा कि नासिका बेस के दीवार पर टेढ़ी मेरी घुमावदार प्लेट की तरह होता है, और उसी को हम लोग काची कहते हैं। नास जैसे किसी को भी नाक देखिए तो उसमें टेढ़ी मेरी घुमावदार प्लेट होता है, जितना कि गंदगी रहता है ना प्यास तो उसको रोक लेता है, ठीक ना। तो सिंपल समझिएगा कि नासिका बेस के दीवार में टेढ़ी मेरी घुमावदार प्लेट की तरह होता है, जिसे हम लोग काची कहते हैं। बस ऐसे याद रखना है। मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? अब समझिए, 11 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है, व्यास लगभग प्रयास तो 16 मिलीमीटर। अब मनुष्य के फेफड़े में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होते हैं। ये सब सिंपल ऑब्जेक्टिव के लिए है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, ठीक है, कि मनुष्य के ट्रैकिया की लंबाई कितना होता है, व्यास कितना होता है, फेफड़े में श्वसन अंगों के लिए आदान प्रदान के लिए मेरे पास तो कितना फीट सतह होता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, मनुष्य के दोनों फेफड़ों में करीब कितने वायु कोष पाए जाते हैं? देखिए सिंपल है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 3 × 10⁸, ठीक ना, इतने मेरे पास तो पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ पाया जाता है? बच्छ गुहा में। बच्छ गुहा के पश्चिम भाग में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, उपस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? तो डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए प्रश्वास। अब सिंपल मेरे पास तो नाक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रश्वास का मतलब ना, नाक में प्रवेश किया क्या? ऑक्सीजन। सिंपल समझिए, नासिका छिद्र से हम हवा फेफड़े तक पहुंचते हैं, उसे प्रश्वास कहते हैं। यानी आप सांस लिए तो उसे प्रश्वास कहेंगे। बस एक बार लंबा सांस लीजिए तो मेरे साथ, हाँ, यही प्रश्वास हुआ। और जो छोड़ दिए ना मेरे भाई, वो उच्छ्वास हुआ। नासिका छिद्र से कार्बन डाइऑक्साइड हवा के साथ नासिका छिद्र द्वारा बाहर निकालते हैं, उसी को हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। प्रश्वास मतलब हवा प्रवेश किया, और उच्छ्वास मतलब प्यास तो हवा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकला। ये क्या है सर इतना लंबा? स्वच्छ उच्छ्वास, यानी दोनों मिल जाएगा। श्वसन की 2 अवस्था है, प्रश्वास और उच्छ्वास, दोनों मिलकर श्वासोच्छ्वास का निर्माण कहलाता है। सिंपल है कि नहीं? देखिए आप सिंपल याद कर लीजिए प्यास, तो प्रश्वास मतलब नासिका क्षेत्र में हवा अंदर गया, उच्छ्वास मतलब नासिका क्षेत्र से हवा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकला, और दोनों मिल गया तब बड़का बन जाएगा यही है, सिंपल है, ठीक ना। दम मेरे पास तो अगर हमारे साथ पूरे नोट्स अगर आप बना लेते हैं, या जिनको मेरे पास तो लगता है कि सर जी हम 299 रुपये दे के नोट्स ले सकते हैं, जो सक्षम है, तो वो इस नंबर पर मेरे पास तो आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ना, तो हम आपको नोट्स मिल जाएगा। 6230 89 566। और जो बच्चा सक्षम नहीं है उनके लिए वीडियो बना दिए, यहाँ से आप नोट खुद कर सकते हैं। और एक बात और प्रयास, तो बस साइंस को जो हम करवा रहे हैं, जैसे बायो का 5-6 चैप्टर करवा देंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इतना कर लीजिए, और उसके बाद लास्ट में प्रयास तो हम गेस क्वेश्चन देते हैं। बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना होगा। इतना कीजिए ना, आपका 90+ अगर साइंस में प्रयास तो नहीं आया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ये हम पे विश्वास करके अगर जुड़े रहें अभी से तब। मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो 21%। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के बीच के अंतर बताए। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा खत्म ही है, ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 क्वेश्चन और है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के बीच में अंतर देखिए, बार बार बोले जब भी अंतर आए तो डिवाइड करके लिखना है। तो यह एक उपचयन अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण को हम लोग उपचयन भी बोलते हैं, इसे पास तो यह एक अपचयन अभिक्रिया है, लिख लीजिएगा। अब फिर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल अभिकारक के रूप में होता है। अब अभिकारक क्या है, केमिस्ट्री चैप्टर 1 में पढ़ाएंगे ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा अभिकारक, और अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन अभिकारक के रूप में होता है। इसमें उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होता है। जब भी प्रकाश संश्लेषण होगा तो ऑक्सीजन ही मिलेगा, पेड़ पौधा में पास तो प्रकाश संश्लेषण करता है, ऑक्सीजन देता है। और ये इसमें श्वसन में क्या करता है, इसको उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं हम लोग। और देखिए क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, सही बात है, जहाँ भी क्लोरोफिल है मेरे पास तो पेड़ पौधे की पत्ती क्या होगा, हरा होगा, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति उसी में होगा। यह सभी स्थितियों में संपन्न होता है। ऑक्सीजन क्या हम लोग सांस उस सभी उपस्थिति में लेते हैं। अब एक बात और आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन है लग रहा है मुझे, और यही इंपॉर्टेंट भी है, ये भी याद रखिएगा। श्वसन और दहन में अंतर। श्वसन मतलब मेरे पास तो सांस लेना, दहन मतलब आग लग जाना, सिंपल समझिएगा। देखिए तो यह एक मंद दहन अभिक्रिया, मंद का मतलब होता है धीमा, न बोलते हम लोग एकदम मंद बुद्धि है रे दोस्त यार के नहीं बोलते आप लोग मजा कि एकदम मंद बुद्धि है, एकदम मतलब मंद बुद्धि बहुत धीमा है। और यह तीव्रगामी है, आग जैसी लगता है, बहुत तेजी से मेरे पास तो लगने लगता है। इसमें अल्प मात्रा में उष्मा होता है। हम लोग सांस उस लेते हैं तो क्या होता है, हल्का सा
ऊष्मा रहता है, ठंडी के दिन में ज़्यादा पता चलता है ना जी। और इसमें तीव्र मात्रा में जैसे ही आग लगा गर्मी आ जाएगा। यह मेरे प्यास तो सजीवों में संपन्न होता है, सही बात है, जो सजीव होगा वो सांस लेगा सर जी। या दहनशील पदार्थ में होने वाला, सही बात है। तो भाई आग किस में लगेगा, जो दहनशील होगा। इसमें एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है जो हम लोग वो यूज करते हैं, ठीक ना। और इसमें कोई विशेष ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, बस यही तो है, इतना सिंपल। अब देखिए 2-3 ऑब्जेक्टिव है, फटाफट उड़ा देते हैं। रक्त क्या है, बहुत बार मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक ना। रक्त लाल क्यों होते हैं प्यास, तो हीमोग्लोबिन के कारण। ये सब तो 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए। हीमोग्लोबिन कहाँ उपस्थित होता है, रक्त कोशिका में। चलिए, और रक्त का पीएच मान कितना होता है प्यास, तो 7.4। अब मेरे प्यास तो देखिए चैप्टर 2 हो गया कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्यास तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि चैप्टर 3 फिर आने वाला है बहुत जल्द। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक कमेंट कर दीजिए कि सर जी चैप्टर 3 भी बना दीजिए, ठीक है प्यास। तो बस जुड़े रहिए, आपका 90+ अगर नीचे आ गया ना तो हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, बस विश्वास कीजिए। बायो दे रहे हैं, फिजिक्स देंगे, केमिस्ट्री देंगे, फिर साथ में सारा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। तो चैनल के ऊपर अगर आ गए हैं प्यास तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, मैथ संस्कृत हिंदी सब करवा देंगे, ठीक ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।